हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अगेन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, पियाजे थियरी। और जो पियाजे की थियरी है, ये ऐसी थियरी है जो आज तक का कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इसको पूछा ना गया हो। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितने कितने इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पियाजे की जो थियरी है उसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये है आपकी पियाजे की थियरी। ठीक है, इसको और नामों से भी जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो इसे स्टेज थियरी भी कहा जाता है, इस थियरी को स्टेज थियरी भी कहा जाता है, डेवलपमेंट थियरी भी कहा जाता है, और अगर बात करें तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थियरी भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो जो जीन पियाजे हैं उनका जो जीवन काल रहा था वो 1896 से लेकर 1980 तक रहा था, और ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, ये भी हम सबको पता है। और उसके साथ साथ जो जीन पियाजे थे वो ऐसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे ये जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो था आपका, उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसकी स्टडी की थी। ये ऐसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्हें जो है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी पॉइंट्स मैंने इस पीडीएफ में डाले हैं वो सारे ही पीडीएफ क्वेश्चंस जो हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुने, ये सारे ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब उसके बाद है फादर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और इन्हें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का भी फादर कहा जाता है। उसके साथ ये जो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थे, जिसे हम कहें ये क्रांतिकारी रचनावादी भी थे ये। ठीक है, उसके बाद अब कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसका मतलब क्या होता है, देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वन सेकेंड, cognitive development means how children think, explore and figure out things। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि चिल्ड्रन कैसे सोचता है, कैसे वो एक्सप्लोर करता है, कैसे वो चीज़ों को समझता है। ये सारी बातें किस में आती हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। और ये एक मेंटल प्रोसेस होता है। ठीक है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सारा ही आपका मेंटल प्रोसेस होता है, सारा ही दिमाग से करने वाला प्रोसेस होता है, इसमें फिजिकल नहीं होता है। उसके बाद देखिए और क्या होता है इसके अंदर इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्पोजिशंस विच हेल्प to children to think about the understand the world around them। अब देखिए और क्या होता है इसमें कि मतलब ये जो है इसमें बच्चे की नॉलेज, बच्चे का अगर हम बात करें स्किल्स, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसका जो स्वभाव होता है उसका विकास है, जो बच्चों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने में मदद करता है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर। तो ये था इस थियरी का मीनिंग। अब बात करते हैं इनकी थियरी। जो जीन पियाजे थे हम बात कर चुके हैं, ये क्या थे? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को खुद ही। बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता खुद ही हैं। ये बात कौन कहते थे? ये बात कही है पियाजे ने। और अगेन ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर है। ठीक है,
उसके बाद और क्या कहा इन्होंने, ही गिव एम्फसाइज ऑन बायोलॉजिकल एबिलिटीज़ विच वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो जो हमें अपने पेरेंट्स से जो एबिलिटीज़ मिली हैं, जो बायोलॉजिकल एबिलिटीज़ हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हैं, इन्होंने उस बात पर ज़्यादा दबाव दिया था, जोर दिया था, एम्फेसाइज किया था। क्लियर। उसके बाद अगर किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ इंग्लिश में है, उस बात से अगर थोड़ी सी भी अगर दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इसको बाइलिंगुअल कर लूँ। अदरवाइज़ मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। आगे क्या है, चिल्ड्रन construct an understanding of the world around them and then experience discrepancies between what they already know and what they discover in their environment। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया की एक समझ का निर्माण करते हैं, और फिर वो जो पहले से जानते हैं और जो वे अपने एनवायरनमेंट से खोजते हैं, उनके बीच अंतर को अनुभव करते हैं, उसका एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, इस थियरी में ये ऐसा मानना था किसका, पियाजे का। और क्या होता है इसमें रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर एज। अब इसमें जो है बच्चे की जो तर्क क्षमता होती है, बच्चे का जो पढ़ने का और समझने की जो क्षमता होती है, वो उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग होती है। किसी एज का बच्चा अलग समझता है, वही दूसरी एज का बच्चा अलग समझता है। एक कॉन्सेप्ट और आएगा आगे, उसे भी हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे बात की ना डिफर होती है, तो एक कॉन्सेप्ट आगे आएगी वो बात, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। उसमें क्या है कि पियाजे का कहना था, और ऐसा है भी, कि जो क्वांटिटी होती है वो सेम होती है, लेकिन रेट अलग अलग होता है। जैसे एक छोटा बच्चा और एक बड़ा, वो दोनों ही बराबर सोचते हैं, ठीक है, दोनों ही बराबर सोचते हैं, लेकिन वो सोच जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, उनकी दर अलग अलग होती है, ऐसा इनका कहना था। आगे देखिए, all children progress through a series of cognitive stages of development, just as the progress through a series of stages of physical development। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सभी बच्चे होते हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास की जो चरणों की एक श्रृंखला होती है, उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, वो प्रोग्रेस करते हैं, प्रगति करते हैं। ठीक है, जैसे वे शारीरिक विकास के चरणों की एक जो सीरीज होती है, उनकी एक श्रृंखला होती है, उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। क्लियर। अब इन्होंने कुछ एलिमेंट बताए थे जीन पियाजे ने, जो देखिए कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट एलिमेंट बताया मैच्योरेशन, परिपक्वता। दूसरा इन्होंने बताया, वन सेकेंड, दूसरा इन्होंने बताया सोशल इंटरेक्शन, जिसे हम कहते हैं सामाजिक संपर्क। और थर्ड इन्होंने बताया सोशल एक्सपीरियंस, सामाजिक अनुभव। और लास्ट बात की इक्विलिब्रेशन की, ठीक है, जो कि संतुलन होता है। क्लियर। देखिए, अब आते हैं इनके कितनी बार वेरी लगाऊं, जितनी बार वेरी लगाऊं उतना कम है। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं अब हम, जो कि सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है, सबसे पहले बात करें हम स्कीमा की, तो स्कीमा क्या होता है, और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता भी है ये कितना इम्पोर्टेंट है। स्कीमा क्या होता है, तो जो स्कीमा होता है वो हम बात करें, अ स्कीमा इज एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ नॉलेज फॉर अ सब्जेक्ट और इवेंट। मतलब स्कीमा किसी विषय या घटना के लिए ज्ञान की एक संगठित इकाई होती है। कोई भी चीज़ हम देखकर जो समझ पाते हैं वो सीधा कहाँ स्टोर होती है, वो स्कीमा में स्टोर होती है। ठीक है, ऐसा कहना था पियाजे का। कोई भी चीज़
जो हम देखते हैं समझते हैं वो सारी चीज़ें कहाँ किस यूनिट में जाती हैं, तो वो हमारे स्कीमा में ऐड होती हैं। ठीक है। प्याजे का मानना था कि हमारे ब्रेन में एक स्कीमा नाम का जो है एक ये कुछ भी कह सकते हैं, एक टूल है, कुछ भी है। तो जितनी भी चीज़ें हम सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं, वो हमारे सबसे पहले हमारे स्कीमा में जाती है। ठीक है। उसके बाद इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड इज एक्सरसाइज्ड टू गाइड करंट अंडरस्टैंडिंग और एक्शन। तो जो हमारे पास्ट के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं उस पे आधारित होती है, और जो हमारे वर्तमान में की गई जितने भी होते हैं उनका जो है मूल्यांकन होता है इसके मार्गदर्शन के द्वारा। अगर हम बात करें कि मतलब कोई भी चीज़ हमने पहले आज देखी है, प्रेजेंट में देखी है, तो पास्ट वाली बात से वो कैसे रिलेट करती है। ठीक है। ये सारा जो प्रोसेस होता है ये स्कीमा में होता है। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो है एडेप्टेशन। अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन होता है, अडेप्टेशन इज द टेंडेंसी टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। तो इसे एडेप्टेशन को हिंदी में कहते हैं अनुकूलन। तो जो अनुकूलन होता है वो वातावरण के साथ समायोजित करने की एक क्या होती है? टेंडेंसी होती है, एक प्रवृत्ति होती है। हम अपने एनवायरनमेंट के में कैसे एडजस्ट हो पाते हैं, इसकी जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, वो आपका एडेप्टेशन होता है। ठीक है। और ये दिस टेंडेंसी इज इनेट, और ये जो है टेंडेंसी हमारी जन्मजात होती है। ठीक है। ये सबके पास होती है। कैसे कैसे अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ह्यूमंस मैच द ओरिजिनल एक्सपीरियंस एंड न्यू वन विच में नॉट फिट टुगेदर। मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो मूल अनुभव होते हैं मनुष्य के, और जो और नए अनुभव से मेल खाता है, और जो एक साथ फिट नहीं हो सकता है। समझे कैसे? अभी मैं बताती हूँ आपको। एक बच्चे ने एक कैट देखी। ठीक है। बच्चे ने क्या देखी? कैट देखी। अब कैट में क्या देखा उसने? उसने देखा कि उसके 4 पैर हैं, उसकी एक पूँछ है। ठीक है। और वो चल रही है इस तरह से। तो बच्चे ने अपने मम्मा से पूछा ये क्या है? मम्मा ने कहा ये बिल्ली है। अब बच्चे ने वो पहली बार ऐसा जानवर देखा था, छोटा बच्चा था। जब पहली बार उसने देखा तो उसे लगा बिल्ली है। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ या फिर कुछ दिनों के बाद उसके सामने एक डॉग आया। अब बच्चे ने क्या देखा? उसके भी 4 पैर हैं, उसकी भी एक पूँछ है। तो बच्चे ने कहा कि मम्मा ये कैट है। तो मम्मा ने कहा नहीं नहीं बेटा, ये कैट नहीं है, ये तो डॉग है। अब देखिए, जो फर्स्ट था कैट, जब पहली बार जो बच्चे के अंदर गई वो थी कैट। ठीक है। उसको बच्चे ने किया एसिमिलेट, उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेट। बच्चे ने देखा ये कैट है। ठीक है। बच्चे ने उसको ऐड कर लिया अपनी नॉलेज में, ये कैट है। बट उसके बाद जब उसने डॉग देखा तो वो कंफ्यूज हुआ। ठीक है। वो क्या हुआ? वो कंफ्यूज हुआ, जिसे हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रेशन। बच्चा कंफ्यूज हुआ, और जब ये बात क्लियर हुई कि नहीं ये डॉग है और ये कैट है, जब इस बात को उसने मॉडिफाई कर लिया अपने स्कीमा में कि हाँ इसका खान पान अलग होता है, ये अलग जानवर है, इसका अलग होता है, ये अलग जानवर है, तो जब ये बात उसने मॉडिफाई कर ली अपने स्कीमा में, तो उसको क्या कहा हमने? एकोमोडेशन। उसे कहा हमने एकोमोडेशन। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। जब फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ हम देखते हैं, मतलब बच्चा कोई भी फर्स्ट टाइम चीज़ देखता है, तो वो सीधा उसके स्कीमा में ऐड होती है। ठीक है। उस ऐड करने वाले प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेट। उसके बाद जब दूसरी चीज़ उसी प्रकार की उसके सामने आती है, लेकिन वो नहीं होती, वो कुछ और होती है, तो एक बार तो उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके बाद जब वो इस बात को समझ लेता है
और उसको एकोमोडेट कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है, तो वो हो जाती है फिर उसे कहते हैं हम एकोमोडेशन, और इस सारे प्रोसेस को कहते हैं हम एडेप्टेशन। क्लियर? चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको रीड करके आपको बता देती हूँ, अदरवाइज आप खुद रीड करना चाहें तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं। It occurs when we modify or change new information to fit into our existing schemas. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जो एसिमिलेशन होता है तब होता है जब अपने स्कीमा में फिट होने के लिए नई जानकारी को संशोधित करते हैं जिसे हम पहले से जानते हैं। ये होता है आपका एसिमिलेट। क्लियर? तो जो पहले से हमारे दिमाग में जो चीज़ें होती हैं उसके साथ जो है उन चीज़ों को ऐड करता है, वो होता है आपका एसिमिलेशन। ठीक है, इट कीप्स द न्यू इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस एंड एड्स टू व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन योर माइंड। तो यही हमने बात की है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे शरीर में जो दिमाग में पहले से एक्सपीरियंस होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसी में ऐड करता है दूसरी नॉलेज को। ठीक है, ये होता है आपका एसिमिलेशन। इसके कीवर्ड्स भी होते हैं। यदि यदि ऐड आ रहा है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को। यदि ऐड कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो वो एसिमिलेशन है। बट यदि हम चेंज कर रहे हैं, ये ऑप्शन में आपको ये चीज़ें यूँ क्यों रखी हुई मिलेंगी, यदि हम चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, चेंज कर रहे हैं, नॉलेज को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो आता है आपका एकोमोडेशन में। और अगर पूछा जाए ये दोनों ही प्रोसेस किसके पार्ट होते हैं, तो ये होते हैं आपके अडेप्टेशन के। क्लियर? देखिए, द प्रोसेस, अब बात करते हैं हम एकोमोडेशन की। द प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग वन एग्जिस्टिंग स्कीम्स एज रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंस। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपका एकोमोडेशन होता है वो समाविष्टीकरण होता है। ठीक है, वो समाविष्टीकरण होता है किसका, कि प्रक्रिया में नई जानकारी और नए अनुभवों के जो परिणाम स्वरूप किसी के मौजूदा स्कीमा में को बदलने की जो प्रवृत्ति होती है, ठीक है, बदलना, परिवर्तित करना, ये सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, जो चीज़ उसके अंदर पहले से है उसको चेंज करना, समझे आप, उसको चेंज करना क्या होता है आपका एकोमोडेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट accommodation is manipulation of existing schemes due to disequilibrium in these existing schemes। समझिए कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, जब जो सिंपल वर्ड में बात करें, समाविष्टीकरण मौजूदा स्कीमा में असंतुलन के कारण जोड़ तोड़ है। कि जो अभी हमने बात की थी कि जो उसको कन्फ्यूज़न हुआ था, ठीक है, ये हमारा डिस इक्विलिब्रियम तो था, जो उसको कन्फ्यूज़न हुई थी कि ये कैट है और अब ये इस तरह वाले जानवर सारे ही कैट होते हैं। लेकिन जब उसने डॉग को देखा तो उसने उसको ही कैट समझा, लेकिन जब पता चला कि ये कैट नहीं है तो उसके सामने आया डिस इक्विलिब्रियम। और जब उसने इस चीज़ को ऐड कर लिया कि हाँ, इस टाइप के जानवर को कैट कहते हैं और इस टाइप के जानवर को डॉग कहते हैं, तो फिर बाद में दोबारा से क्या हो गया, वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ गया, संतुलन की स्टेज में आ गया। समझे? चलिए, लीजिए, ये आ गया आपके सामने इक्विलिब्रियम भी, और मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ भी डाला है, डायग्राम, ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। अब देखिए, जो आपका इक्विलिब्रियम है वो क्या करता है,
इक्विलिब्रेशन इज अ कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब द कॉग्निटिव बैलेंसिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन विद ओल्ड नॉलेज। तो ये दोनों में बैलेंस बनाता है, पुरानी नॉलेज में और नई इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, पहले जब बच्चा कंफ्यूज होता है तो वो तो है आपका डिसइक्विलिब्रियम, और जब कंफ्यूजन उसकी दूर हो जाती है तब वो इस बात को समझ जाता है, ऐड कर लेता है अपनी नॉलेज में, मॉडिफाई कर लेता है, तब वो वापस से बैलेंसिंग हो जाती है इक्विलिब्रेशन में। क्लियर? देखिए डायग्राम समझिए। पहले वो अपनी नॉलेज में एसिमुलेट करता है, ठीक है, इक्विलिब्रेशन है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जब नई सिचुएशन उसके सामने आती है, यहाँ पे तो नॉलेज उसने ऐड की थी तो सब कुछ संतुलन में था क्योंकि कन्फ्यूजन हुआ ही नहीं। उसके बाद फिर जब वो नई सिचुएशन में आता है, जब वो नई सिचुएशन उसके सामने आती है तो आ जाती है उसके सामने डिसइक्विलिब्रियम, फिर असंतुलन हो जाता है उसके दिमाग में कि ये क्या है, कंफ्यूज होता है। उसके बाद फिर वो उसको एकोमोडेट करता है, ठीक है, मॉडिफाई करता है, चेंज करता है अपनी नॉलेज को, और देन दोबारा से ये प्रोसेस, ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। और फिर दोबारा से जब उसको एकोमोडेट करता है, एकोमोडेट करके उसको ऐड कर लेता है, और ऐड करने के बाद फिर से वो क्या हो जाता है, संतुलन में आ जाता है, इक्विलिब्रेशन में आ जाता है। समझे? तो ये साइकिल जो है ऐसे चलती रहती है, क्योंकि पता नहीं कितनी चीज़ें जो हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम ताउम्र सीखते रहते हैं। अब है आपका डिसेंटरिंग, जिसे हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। ये भी इम्पोर्टेंट, ये सारे ही पॉइंट, स्कीमा तो पूरा, मतलब अगर बात करें पियाजे तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है it is a process by which a child becomes capable of considering more than one aspect of an object or situation at a time। जब बच्चा एक टाइम में एक एस्पेक्ट से ज़्यादा के बारे में सोच पाता है, समझ पाता है, विचार कर पाता है, और इसमें जब वो सक्षम हो जाता है तो वो होता है आपका डिसेंटरिंग। जैसे इसको हम कंजर्वेशन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन is a logical thinking ability that allows a person to determine that a certain quantity will remain the same despite the shape of the container। अब यहाँ पे देखिए ये बच्चा डिसेंटरिंग ही है। बच्चे के सामने सबसे पहले 2 बीकर रखे जाते हैं और उसमें सेम क्वांटिटी है, फिर एक बीकर का पानी किसी लंबी दिखने वाली नली में डाल दिया जाता है, और फिर बच्चे से पूछा जाता है इन दोनों में किस में पानी ज़्यादा है। तो बच्चा जो है इस बड़े वाले को ही ज़्यादा बताता है, क्योंकि वो डिसेंटरिंग है, वो उसका दूसरा पहलू नहीं। यहाँ पे बच्चा सेंट्रिक है, सॉरी, यहाँ पे बच्चा सेंट्रिक है क्योंकि वो दूसरा पहलू नहीं समझ पा रहा है। और जब बच्चा इसको समझ पाता है कि हाँ क्वांटिटी तो सेम थी, मतलब यही वाला पानी तो उसमें डाला है ना, जब बच्चा इस चीज़ को समझ पाता है, दूसरा पहलू समझ पाता है, तो वो होता है आपका डिसेंटरिंग। और जब नहीं समझ पाता है तो यहाँ पे बच्चा सेंट्रिक है, क्योंकि उसका दूसरा एस्पेक्ट नहीं देख पा रहा है। पानी तो सेम था ना, लेकिन उसने बड़ा बताया किसको? बड़े को बताया। ये क्वेश्चन भी हर बार बहुत बार देखने को मिला है, ठीक है। तो ये आपका किसका कॉन्सेप्ट है? ये है आपका कंजर्वेशन का। और इसमें पूछा जाता है कि बच्चा सेंट्रिक था या डिसेंट्रिक था, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो इसमें बच्चा सेंट्रिक होता है क्योंकि वो उसका दूसरा पहलू नहीं समझ पाता, और जब बच्चा समझने लग जाता है तो वो आपका डिसेंट्रिक हो जाता है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि है पियाजे की स्टेजेस। पियाजे की स्टेजेस भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए
तो स्टेजेस में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी सेंसरी मोटर स्टेज की, जिसे हम कहते हैं, हिंदी में साथ साथ बोल रही हूँ, आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ लिख लें, संवेदी गामक अवस्था। ये है आपकी फर्स्ट स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज की बात की है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है इसको, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। और जो आपकी सेंसरी मोटर होती है वो होती है आपकी 0 to 2 भी कह देते हैं, और बर्थ टू 2 ईयर भी कह देते हैं, सेम बात है। ये आपकी होती है सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम कहते हैं, अच्छा, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है उसको कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी के वर्ड्स जो है ना, जो कंफ्यूज करते हैं, मुझे करते थे, आपको पता नहीं करते हैं या नहीं करते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होती है। और उसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है आपके 7 से 11 वर्ष की। इसे कहते हैं मूर्त, कंक्रीट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एंड लास्ट स्टेज इज, ये आपकी फोर्थ स्टेज है, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट या फिर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज भी कहते हैं, जो कि 11 से 15 वर्ष होती है, ठीक है। आपके लिए एक चार्ट भी ऐड किया है, देखिए। 0 to 2 ईयर में 0 to 2 ईयर में 0 to 2 ईयर होती है आपकी सेंसरी मोटर, और 0 से 7 होती है आपकी प्री ऑपरेशनल, और 7 से 11 होती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल, और फिर 11 से 15 या कहें, हाँ, 11 से 15 आपकी होती है ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये है, तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो है, जो विकास है वो स्टेजेस में बांटा है उसने, मतलब रेगुलर नहीं होता, स्टेजेस में होता है, ठीक है। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो फर्स्ट है आपकी सेंसरी मोटर। इसे स्कीमा स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसी में बच्चा सबसे ज़्यादा, मतलब शुरुआत होती है बच्चे की, तो नई नई चीज़ें बच्चों के सामने आती है। सेकंड है चाइल्ड लर्न फ्रॉम सेंस ऑर्गन, और इस स्टेज में बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है। इसमें बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, ठीक है। इसमें बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, क्योंकि वो बोलता थोड़ी है। आगे देखिए, फिर लर्न बाय फॉलो। अब वो सीखता कैसे है, अनुकरण करके सीखता है, ठीक है। बड़ों को फॉलो करता है और उससे वो सीखता है। इसमें ऑब्जेक्ट, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और कहूँ मैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। अब ऑब्जेक्ट परमानेंसी में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी में होता है वस्तु स्थायित्व, इसको हिंदी में कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ आपने बच्चे, जब बच्चा छोटा होता है, ये इसी एज में आ जाती है, दोनों बातें इसी एज में आ जाती हैं। जैसे हम बात करें डिफर्ड परमानेंसी और ऑब्जेक्ट परमानेंसी, ये इसी में आ जाती है। एक बच्चे को, अब जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, आपने कोई भी चीज़ उसको दिखाई, ठीक है, और फिर वो छुपा लेगी, वो आपने छुपा ली और कहा कि हाँ कोई ले गया, तो बच्चा रोना बंद कर देता है कि हाँ, मतलब उसके सामने है तो चीज़ है, उसके सामने नहीं है तो चीज़ नहीं है। लेकिन 0 से 2 वर्ष तक आते आते बच्चे के सामने ये बात क्लियर हो जाती है। जब आप 2 साल के बच्चे को या 1.5 साल के बच्चे को कोई भी चीज़ दिखाकर और फिर आप छुपाएंगे, तो बच्चे को पता है कि वो कहीं नहीं गई, आपने जहाँ भी वो चीज़ छुपाई होगी, बच्चा उस चीज़ को वहाँ से निकाल लाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंसी का। मतलब भूलना भी उसका इस स्टेज में होता है कि कोई चीज़ आपने छुपा दी और वो भूल गया, कोई चीज़ भी थी, तो ये भी स्टेज इसी एज में होती है। और वो उस चीज़ को ढूंढ कर वापस ले आता है, या फिर जब तक आप वो चीज़ उसे नहीं देते, जब तक वो रोता ही रहता है, ये स्टेज भी इसी एज में होती है। आगे देखिए, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर होता है इसमें, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है इसमें। मतलब आप देखते होंगे बच्चा क्रॉलिंग करता है इसमें, तो बच्चे को जो चीज़ चाहिए है कोई भी, तो वहाँ तक वो पहुँच कर ही रहता है,
मतलब वो चीज़ वहाँ पर जाकर वो लेगा ज़रूर, जो भी उसने गोल बनाया है, जो उसको दिखाई दे रही है। जिनके घर में छोटा बच्चा है वो ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। आगे देखिए, उसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें क्या होता है, प्रतिवर्त क्रिया होती है। जो भी बच्चा एक्शन करता है उसका जो है रिफ्लेक्शन भी उसका वो ऑब्जर्व करता है इसमें, ठीक है। जैसे अगर बात करें, कोई भी चीज़ बच्चे ने, मान लो कोई गर्म चीज़ छुई है, बच्चे ने कोई गर्म चीज़ छुई है, तो दोबारा अगर उसको छुएगा तो सोचेगा कि हाँ एक बार तकलीफ हुई है तो दोबारा वो उसे ना छुए। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। उसके बाद है लिटिल मेमोरी ऑल्सो बिगन टू डेवलप। और जो थोड़ी जो मेमोरी होती है, ठीक है, जो आपकी लिटिल मेमोरी होती है, वो भी उससे भी जो है डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। तो फर्स्ट स्टेज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज की बात करते हैं। ये है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 2 to 7 ईयर्स, ठीक है। इस उम्र में 2 से 7 साल का बच्चा होता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, उनको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट है चाइल्ड स्टार्ट्स इमेजिनेशन। बच्चा जो है कल्पना करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, सोचना शुरू कर देता है। उसके बाद सोचना तो हाँ ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट्स। इसमें भाषा का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। शुरुआत उसमें हो जाती है, शुरुआत उसमें हो जाती है, लेकिन इसमें पूरी तरह से उसकी शुरुआत हो जाती है। थॉट स्टार्ट्स कमिंग। विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं इस एज में, और इस एज को स्कूल एज भी कहा जाता है। बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट नेमिंग ऑब्जेक्ट्स। बच्चा नाम से चीज़ों को पहचानने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड टॉक टू हिमसेल्फ। वह अपने आप से बात करना स्टार्ट कर देता है, खुद को ही गाइड करता है। जिसे अगर हम बात करें, वाइगोत्स्की ने जिसे कहा है प्राइवेट स्पीच, जिसको जो नाम लिया है आपका वाइगोत्स्की ने, ये जो खुद से बच्चा बात करता है, खुद को गाइड करता है, उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। कौन? वाइगोत्स्की। उसके बाद द चाइल्ड इज अनेबल टू थिंक लॉजिकली। बच्चा जो है लॉजिकली नहीं सोच पाता। कौन सी स्टेज में? आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा लॉजिकली नहीं सोच पाता, ठीक है। लेक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब यदि आप बच्चे को कहीं लेकर गए हैं और फिर आप कहें कि वापस घर जाना है, तो इस एज का बच्चा वापस घर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये होता है रिवर्सिबिलिटी। अगर आपने बच्चे से पूछा 2+4 कितना होता है, तो शायद वो बता देगा 6 होता है। लेकिन यहीं अगर आपने पूछ लिया 6 - 4 कितना होता है, या 4+2 कितना होता है, तो वो नहीं बता पाएगा। उसको वो सोल्व करेगा, उसके बाद इसका रिप्लाई करेगा। तो इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। उसके बाद द चाइल्ड्स बिगिन टू अंडरस्टैंड थिंग्स। चीज़ों को बच्चा समझना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद सिंबॉलिक थॉट्स। तो इसमें जो है बच्चे के अंदर जो है सिंबॉलिक थॉट्स आते हैं। सिंबॉलिक थॉट्स जैसे जो चीज़ उसके सामने है उन्हीं के बारे में वो विचार कर पाता है, ठीक है। हाँ, सिंबॉलिक थॉट्स, जो सिंबल्स होते हैं उनको बच्चा अच्छे से समझने लग जाता है। जैसे अगर बात करें, कोई भी सिंबल होते हैं, ऐड है या और भी किसी प्रकार के भी सिंबल होते हैं, उनको बच्चा समझने लग जाता है। उसके बाद है एनिमिज्म। अगेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म में इस एज का बच्चा ये समझता है, जैसे बच्चा गिर गया तो मम्मी कहेगी कि चींटी मर गई, या फिर जो भी चीज़ उसको लगी है, मान लो दरवाजे से टकरा गया और मम्मी ने दरवाजे पे हाथ मार दिया, तो बच्चा ये समझेगा कि हाँ मम्मा ने दरवाजे को मार दिया, तो उसको भी दर्द हो रहा है। मैं गिरा, मुझे दर्द हुआ, मुझे दरवाजे ने चोट पहुंचाई, और अब इसको मार दिया तो इसको भी दर्द हो रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, यही होता है आपका एनिमिज्म।
इसी कॉन्सेप्ट को एनिमिज्म कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीववाद। और ईगोसेंट्रिक लास्ट है इसका एस्पेक्ट, ईगोसेंट्रिक एज। ईगोसेंट्रिक एज में क्या होता है, बच्चा सिर्फ खुद से में रहता है, मतलब उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, इस एज में बच्चा ऐसा सोचता है, उसे नहीं फर्क पड़ता दूसरा क्या सोचता है। कोई चीज़ उसे चाहिए तो वो उसे चाहिए। अब वो चोरी करके भी अगर इस चीज़ को ले तो बच्चा उस चोरी को गलत नहीं समझेगा, क्योंकि इस एज में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, उसे सिर्फ अपने से मतलब होता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं दूसरे की चीज़ को कुछ बच्चे दूसरे की चीज़ को तुरंत छीन लेते हैं, तो वो उनके लिए गलत नहीं है, ये बाकी लोगों के लिए गलत है, लेकिन उनके लिए गलत नहीं है, क्योंकि बच्चा इस एज में ईगोसेंट्रिक स्टेज में होता है। ठीक है, तो ये एज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेज है आपकी थर्ड स्टेज। और एक बात और, पियाजे ने ये जो थियरी है अपने ही बच्चों पर बनाई थी, मतलब जो उसके खुद के ही बच्चे थे, 4 बच्चे थे, उन चारों बच्चों पर उन्होंने एक्सपीरियंस किया था और फिर उन्होंने इस थियरी को डेवलप किया था। उनका किस एज का बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा था, कौन कौन सी चीज़ें वो कर रहा था, कौन सी एज बाकी बच्चे नहीं कर पा रहे थे वो कर पा रहा था, ये सारा कंक्लूजन निकाल के उन्होंने इस थियरी को डेवलप किया था। देखिए नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारी होती है 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे अब इस स्टेज को, और जो हमने पहले पढ़ी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज को और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को, इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एट दिस स्टेज द चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली। इसमें जो बच्चा है वो लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है। उसमें क्या था, लैक ऑफ लॉजिकल था। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, वेयर, यस, चाइल्ड इज अनेबल टू थिंक लॉजिकली। तो ये था आपका इसका आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज का। बट कंक्रीट में क्या होता है, उन सभी जो हमने प्री ऑपरेशनल में पढ़ी थी उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे फर्स्ट हमने देखा कि इसमें बच्चा लॉजिकली सीखने लग जाता सोचने लग जाता है। दूसरा, चाइल्ड बिकम डिसेंट्रिक, और इसमें बच्चा डिसेंट्रिक हो जाता है। उसमें सेंट्रिक था, उसमें बच्चा एक ही एस्पेक्ट, किसी भी चीज़ का एक ही एस्पेक्ट वो समझ सकता था, बट इसमें अलग अलग तरह से वो देख सकता है। दूसरा, इसमें कंजर्वेशन भी आ जाती है बच्चे के अंदर, यानी कि अगर आप वो बीकर वाला एग्जांपल लेंगे, यदि एक दो बीकर हैं और दोनों में सेम लेवल का पानी भरा है, यदि एक बीकर का पानी आप किसी बड़े किसी भी जिसका जो ऐसी इस टाइप शेप वाला है उसमें अगर आप ट्रांसफ़र कर देंगे, तो बच्चा इस बात को समझ पाएगा कि पानी तो वही है ना, पानी तो वही है, क्वांटिटी तो चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो इस बात में बच्चा इस स्टेज में अंतर करने लग जाता है। उसके बाद बच्चा यहाँ पे एनालॉजी भी सीख जाता है। उसके बाद रिवर्सिबिलिटी की स्टेज भी आ जाती है। मतलब यदि अगर आप बच्चे को पैदल स्कूल लेकर गए हैं और आपने कहा कि अब अपने आप से उसको घर आना है, तो वो ईज़िली आ पाएगा, इस स्टेज का बच्चा। उस स्टेज में क्या था, यदि आप उसको स्कूल तक लेके गए हैं और वो खुद अगर उसे वापस आना हो तो वो नहीं आ सकता था, बट इसमें आ सकता है। दूसरा, इस स्टेज में अगर आपने कहा 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है। सो यदि आप इसमें कहेंगे 6 - 4 कितना होगा, तो बच्चा इसमें बता पाएगा 2 होगा। ठीक है, इसमें रिवर्सिबिलिटी का जो है आ जाती है। उसके बाद बच्चे जो हैं क्लासिफिकेशन भी सीख जाते हैं इस एज में। जैसे कौन सी चीज़, आपने देखा हो क्लासेस में कई बार एक्टिविटी होती है, मान लो कोई भी शेप्स की है एक्टिविटी है, कि आपके पास ये स्क्वायर्स हैं, ये सर्कल्स हैं,
या फिर इस फिगर के आपके पास ये स्टार्स हैं, इस फिगर्स के आपके पास से कुछ आइटम्स पड़े हैं, तो बच्चा उसमें क्लासीफाई कर पाएगा। जो स्टार्स हैं उनको अलग कर सकता है, जो स्क्वायर है उनको अलग कर सकता है, सर्कल है उनको अलग कर सकता है, तो वो उनको अलग अलग कर सकता है, क्लासिफिकेशन उनका कर सकता है। सीरिएशन डेवलप हो जाता है। ठीक है, सीरिएशन जो है इसमें क्या हो जाता है, बच्चा सीक्वेंस से चीज़ों को लगाना स्टार्ट कर देता है। कौन सी एज में? आपकी 7 to 11 ईयर वाली एज में। अगर स्टेज की बात करें तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट है कंक्रीट थिंकिंग स्टार्ट्स, और इसमें जो है बच्चा मूर्त चिंतन भी जो है आरंभ कर देता है। ठीक है, मतलब जो चीज़ें उसके बारे सामने हैं उनकी जो है वो उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है इस एज में। ठीक है, देन आती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि अगर हम बात करें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये इस का एज क्राइटेरिया क्या होता है? 11 to 15 ईयर इसका एज क्राइटेरिया होता है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, कंक्रीट थिंकिंग भी इसमें पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, कंक्रीट भी, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी इसमें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ और क्या होता है इसमें, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब बच्चा जो भी अगर हम बात करें एग्जांपल लें कि उसमें बच्चा अंदर ही अंदर मतलब चीज़ें सोचना स्टार्ट कर देता है। पहले तो जो कुछ था वर्बली था उसका बाहर वो दिखाई दे रहा था, बट इसमें जो है बच्चा मेंटली जो द्वंद्व आते हैं उसके सामने वो भी स्टार्ट वो उनके बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद रियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी कम टू थॉट, और उसके बाद क्या होता है, जो भी वास्तविकता होती है और अगर हम कहें ऑब्जेक्टिविटी होती है, तो ये जो है, ठीक है, ये उसके थॉट में, उसकी रियलिटी में, ये रियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी जो है उसके थॉट में दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो जाती है, चिंतनशील सोच हो जाती है, बच्चा जो है गंभीर बातों पर भी क्या कहते हैं थिंकिंग करने लग जाता है। उसके बाद जो खास बात है इस एज की वो है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब इसमें जो है बच्चा काल्पनिक जो है तर्क भी करने लग जाता है। किस एज का बच्चा? 11 to 15 ईयर का बच्चा। और कौन सी एज का? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का, जिसको हिंदी में जिसका नाम है अमूर्त संक्रियात्मक। फॉर्मल से एब्स्ट्रैक्ट से आप समझ सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो अभी हमने 4 स्टेजेस की है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने की सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें जिसमें जो है बच्चा इसे जो है स्कीमाइज भी कहा जाता है, और इसमें बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है और इसमें गोल डायरेक्टिव बिहेव करता है। तो ये जो है ना कि गोल डायरेक्ट बिहेव कौन सी एज में करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी कौन सी एज में होती है, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलते हैं। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, इसमें जो है सबसे मेन पॉइंट होता है कि ये स्कूल एज होती है। ठीक है, स्कूल एज होती है। उसके बाद इसका मेन पॉइंट होता है कि इसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है। दूसरा मेन क्या होता है इसका, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसमें पाई जाती है, और सिंबॉलिक थॉट्स आते हैं इसमें। और इसके बाद और क्या है इसके अंदर, ये एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब हर चीज़ को जीवित समझना एक तरह से, तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। ईगोसेंट्रिक बच्चा इसमें रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी कंक्रीट। कंक्रीट आपकी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जस्ट, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें लॉजिकली बच्चा सीखने लग जाता है। बच्चा जो है इसमें डिसेंट्रिक हो जाता है, बाकी एस्पेक्ट में भी देखने लग जाता है। कंजर्वेशन इसमें बच्चे के अंदर आ जाती है। इसमें रिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाती है। क्लासिफिकेशन बच्चा इसमें स्टार्ट कर देता है। सीरिएशन का डेवलप इसमें हो जाता है। कंक्रीट थिंकिंग जो है वो बच्चा स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब जो आपकी लास्ट स्टेज थी वो थी एब्स्ट्रैक्ट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें क्या होता है, इसमें कंक्रीट थिंकिंग पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, उसमें स्टार्ट करता है और इसमें पूरी तरह से हो जाती है। उसके बाद इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा स्टार्ट कर देता है। उसके बाद मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बच्चा स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो रियलिटी है ऑब्जेक्टिविटी है वो उसके थॉट्स में आनी स्टार्ट हो जाती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इसमें आ जाती है, और मेन जो है इसका हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, ये भी इसमें जो है
आ जाती है आपकी लास्ट स्टेज में। तो प्याजे के अकॉर्डिंग ये 4 ही स्टेज थी जो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहीं से फंसता है। अब जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो है, देखिए वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया जो मैं आपको समझा रही थी। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, क्वांटिटी ऑफ थिंकिंग ऑफ एन एल्डर इज एज मच as that of a child, but the type and way of thinking of the child may be differ from the elder। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो क्वांटिटी होती है ना सोचने की, वो तो सेम होती है। चाहे छोटा बच्चा सोच रहा है तो वो भी उतना ही सोच रहा है, और जो बड़ा सोच रहा है वो भी उतना ही सोच रहा है, लेकिन जो उनका वे ऑफ थिंकिंग है वो अलग होता है, टाइप ऑफ थिंकिंग है वो अलग होता है। जो छोटा बच्चा होता है वो अपने टॉयज़ के बारे में, खिलौनों के बारे में, जो उसको चाहिए उस तरह की बातें वो सोचता है। लेकिन बड़ा जो इंसान, एक अडल्ट है, वो अपने तरह की चीज़ें सोचता है। तो इनकी जो वैरायटी है वो डिफरेंट होती है, बट क्वांटिटी सेम होती है। ठीक है। अब उसके बाद जो पियाजे थे उन्होंने ख़ास जो है अ, अगर हम बात करें, ध्यान नहीं दिया है किस ओर, स्पेशल एस्पेक्ट। ठीक है, स्पेशल एस्पेक्ट, सॉरी, यहाँ पे है आपका सोशल एस्पेक्ट। यहाँ पे है आपका सोशल एस्पेक्ट। जो पियाजे थे उन्होंने सोशल एस्पेक्ट पर अलग से मतलब कुछ खास ध्यान नहीं दिया है। उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है आपका, जीन पियाजे वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आपकी बार अगर बात करें, जो मेवात कैडर का जो एग्ज़ाम हुआ था पीआरटी का, उसमें भी आया था। ठीक है। और आपका पहले भी एस्टेट में भी एक दो बार क्या, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टीजीटी और पीआरटी लेवल पे इस क्वेश्चन को पूछा गया था, और एक बार पीजीटी लेवल पे भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि जो मॉरल डेवलपमेंट है ये किसने दिया था। तो देखिए, अगर बात करें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की यदि बात करें तो जीन पियाजे का नाम आता है। लेकिन जो पॉपुलर थियरी है मोरल डेवलपमेंट की, पॉपुलर थ्योरी है वो किसकी है, तो वो अपनी कॉलबर्ग की है, वो कॉलबर्ग की है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। अब जो पीआरटी में आया था उसमें भी पूछा गया था कि जो मॉरल डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो उसमें जीएन पियाजे भी ऑप्शन था और मॉरल डेवलपमेंट भी ऑप्शन था। तो वैसे तो आंसर इसके दोनों ही बनते हैं, लेकिन अगर पॉपुलर आपसे पूछता है तो आता है आपका कॉलबर्ग, और अगर फर्स्ट पूछता है तो आता है आपका जीन पियाजे। ये कॉन्सेप्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है। सो हमारी जो स्टेजेस हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है, और मैंने पूरी कोशिश की है पूरा जीन प्याजे आपका कवर करने की, और मेरे हिसाब से आपका पूरी जो है जीन प्याजे इसमें कवर हो गया है। फिर भी वैसे नहीं है, बिल्कुल ऑल टोटली यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता जीन प्याजे से लेकर इसमें आपका कोई भी डाउट रहेगा। और आप इसके क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगी इसके, और इसके क्वेश्चन यदि आप साथ साथ करेंगे तो आप पाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे वो सारे ही मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको लगता है कि हाँ कंटेंट सही है और मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा वेस्ट नहीं होता है और ना टाइम वेस्ट होता है, तो प्लीज़ इसमें कंजूसी ना करें। मैं देखती हूँ कि व्यूज़ जो हैं वीडियोज़ पे ठीक ठाक आ जाते हैं, बट लाइक बहुत कम होते हैं, तो प्लीज़ दोनों रेशो इक्वल होने चाहिए। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।